हम लोग देखें तो आज हमको तकरीबन 6 से 7 घंटे में पूरी आईडीटी कवर करनी है। जो आईडीटी में क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में वो कुछ इस तरीके से आते हैं, जो कि 6 का ए मतलब 5 तक क्वेश्चन डीटी के रहते हैं, 6 का ए और बी आपका इंट्रोडक्शन से रहता है, जीएसटी का जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटीएन क्या होता है, टैक्स कौन कौन से सब्स्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी में, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मेनली 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं केवल बस। उसके बाद जो 7 का ए रहता है उसमें रजिस्ट्रेशन आ सकता है, या तो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या तो कंपोजिशन, तीनों में से कोई भी आ सकता है। इस बार ज़्यादा चांसेस रजिस्ट्रेशन के लग रहे हैं, लेकिन आ कोई भी सकता है ब्लॉक, क्योंकि दो तीनों का जगह का। यहाँ पे 7 के बी में टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया आता है। आपके सिलेबस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिया गया है, लेकिन न्यू सिलेबस में प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तक पूछा नहीं गया है और अंदाजा भी नहीं है कि पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी नहीं है कहीं मॉड्यूल या स्कैनर ऐसे करके। 8 के ए में आईटीसी पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ पे आईटीसी ना आके रिटर्न आता है, रिटर्न अंडर जीएसटी, ठीक है, लेकिन हम लोगों को आईटीसी ही मान के चलना है, यहाँ पे आईटीसी ही पढ़ना है। 8 के बी में वैल्यूएशन अंडर कस्टम, वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो होता है अपना, जिसमें कि जैसे हम लोग सेक्शन 15 पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैसे ही कस्टम की वैल्यूएशन हमको निकालनी रहती है कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट्स करके। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर अपना कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि करीब 12-15 पेजेस का है। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करता है, टैक्स हम लोग क्यों पे करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। हम लोग जो अपनी सड़कें यूज़ करते हैं, जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से रेवेन्यू अर्न करेगी, कहाँ से करेगी, टैक्सेस लगाएगी। दो टाइप के टैक्सेस लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स लगाती है, कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आप अर्न कर रहे हैं इनकम, वो डायरेक्टली आपसे ले लेगी थ्रू आईटीआर वगैरह, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप भरते हैं तो उसके थ्रू ले सकती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप ले रहे हैं उसके जरिए वो आपसे टैक्सेस ले सकती है, वो आपको पता नहीं चलता है, जो आप प्राइस पे कर सकते हैं उसी में वो इंक्लूडेड रहता है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि आर्म फोर्स वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट करती है, तो पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से पैसा आता है, मेन सोर्स टैक्सेस ही है। What are taxes? Taxes are compulsory payment that people give to the government. Compulsory payment टैक्स में कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर जो है टैक्स पेयर चाहे तो उसको स्किप कर सकता है, स्किप आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, अगर आप स्लैब में आ गए हैं तो आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा। जीएसटी में बात करें, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने पेन खरीदा है, तो पेन मान लीजिए हमने 20 रुपीज का खरीदा है, तो हमको इस पे टैक्स देना ही देना है। Nobody really likes paying tax, but it is necessary for the country to run properly. कंट्री को प्रॉपरली रन करने के लिए टैक्स पेमेंट करना जरूरी है। गवर्नमेंट कैन टैक्स आपकी इनकम पे लगा सकती है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट पे, जैसे पीजीवीपी पढ़ते हो, पीजीवीपी में बिजनेस प्रॉफिट पे आपके टैक्सेस लगाए जाते हैं। प्रॉपर्टी एंड वेल्थ पे जैसे कैपिटल गेन पढ़ते हो, और गुड्स एंड सर्विसेज जो आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उस पर टैक्स लगता है। टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई टैक्सेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। आपको अगर हम बात करें कि कंज्यूमर को जो बेसिक सर्विसेज देनी है, जैसे हॉस्पिटल की, स्कूल्स की, रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, फायर स्टेशन की, पुलिस की, कोर्ट्स की, डिजास्टर हेल्प, जैसे कोई अगर किसी कंट्री में या किसी सिटी में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले खड़ी रहती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो उसके लिए पैसा कहां से, आप ही लोगों से लिया जाएगा। आगे टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज जो होती है, जैसे विलेज की पंचायत, जैसे गांव वगैरह में देखोगे प्रधान वगैरह होते हैं, प्रधान को फंड्स आते हैं गांव की मेंटेनेंस के लिए, तो वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस से रेवेन्यू ना ले तो पैसा, जैसे नगर निगम होता है आपका, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, उनको भी फंड्स जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ब्लॉक ऑफिसेज होते हैं जिनको फंड गवर्नमेंट के तरीके से मिलता है, जो कि आता कहाँ से है, टैक्सेस से। टू प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट का मतलब आर्म फोर्सेस, जैसे देखोगे अपनी नेवी है, मिलिट्री है, पुलिस है, ये क्या हम लोगों की जो है प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई हैं, तो इनमें भी अपना एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू खर्च होता है, तो ये भी पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस से आएगा।
हु मैनेज टैक्सेस, टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सबसे पहले अगर बात करें तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये डायरेक्ट टैक्स वाली जो इनकम होती है वो जो है हैंडल करते हैं। और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की जो चीजें होती हैं वो हैंडल करते हैं। उसके अच्छा थोड़ा सा हम देख रहे होंगे कि हर लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो नेसेसरी भी नहीं क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। What is indirect taxes? Indirect taxes क्या है? And indirect taxes is a tax that is charged on goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स चार्ज होता है, कोई भी गुड्स परचेज किया या फिर जैसे मान लीजिए आपने क्लास परचेज की तो क्लास पे भी जीएसटी कुछ इंक्लूड होके आता है परचेज करने पे, तो वो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको पे करना पड़ेगा जब आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इंक्लूडेड जीएसटी लगता है आपके ऊपर, कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी करती है, एक्साइज ड्यूटी करती है। देन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इससे पहले जितना पढ़ा है वो बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी, लेकिन एग्जाम में वहां से 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। फीचर्स है, फीचर्स क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो तभी चार्ज होता है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, नाम ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग। कह रहे हैं या तो मैन्युफैक्चर की जा रही हो, मैन्युफैक्चर के बाद उसको हम जो है होलसेलर वगैरह को सप्लाई कर रहे हो, या फिर होलसेलर रिटेलर को उसको सप्लाई कर रहा हो, या तो रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा हो। जब तक ये सप्लाई चेन रुकती नहीं है, मतलब जब तक गुड्स कंज्यूम नहीं होता है कस्टमर के द्वारा, तब तक ये सप्लाई चेन चलती रहती है, जीएसटी चार्ज होता रहता है। मतलब जैसे ही गुड्स सप्लाई होगा वैसे ही जीएसटी चार्ज होगा। कहते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगती है, सप्लाई पे जीएसटी लगती है। बर्डन शिफ्ट टू द बायर, अगर देखा जाए इवन थ्रो द सेलर पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट, हमने पूरा मैकेनिज्म इसका बताया था कि सेलर जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे मान लो आपने 5 रुपए का पार्ले जी लिया, तो 5 रुपए की जीएसटी भरने गवर्नमेंट के पास जाओगे? नहीं, वो जो सेलर है आपका, जो डेली में सेल कर रहा है, उसका काम ही है सेल करना, वो क्या करेगा? वो जीएसटी पूरा कलेक्ट करके एक दिन का, एक महीने का या क्वार्टरली 3 मंथ्स का, वो पूरा एक साथ गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Even though the seller pays the tax to the government, the buyer is the one who actually bears the cost। मतलब एक्चुअली में बियर बायर करता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बिकॉज द टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। टैक्स जो है, जैसे हमने बताया, आप कोई भी अभी शॉप से कोई एमआरपी वाला प्रोडक्ट खरीदे, तो मान लो आपने 50 रुपीज का कोई पेन खरीदा है, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्सेस इसी में इंक्लूडेड है। वो टैक्सेस वगैरह लगा के आपका पूरा 50 रुपए का बिल बना है। जैसे मॉल में आपका जो आपने देखा शर्ट है 799 की, और जब आप उसकी बिलिंग कराते हैं तो इसी 799 में लिख के आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये टैक्सेस इंक्लूड करके 799 का है। इस पे जो भी 5% का टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, किसके द्वारा? जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं सेलर के द्वारा, उनके द्वारा। सो द टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करता है वही टैक्स का पेमेंट करेगा। अगला पॉइंट क्या है? inflationary in nature, since tax is added to the price of the goods or services, prices increase which can lead to the inflation। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हमने बात करी 50 रुपीज में टैक्सेस इंक्लूडेड है। मान लो ये प्रोडक्ट आपका 45 रुपीज का ही है, इस पे 5 रुपीज के टैक्सेस लग रहे हैं, तब जाके 50 का हो रहा है। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है, बस यही लिखा हुआ है। हेल्प सोशल वेलफेयर, द गवर्नमेंट कैन चार्ज हायर टैक्स ऑन हार्मफुल गुड्स। जो हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, इस पे अगर देखोगे तो हायर रेट ऑफ जीएसटी लगती है। गुड्स लाइक सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, टू रिड्यूस देयर यूज एंड प्रोटेक्ट पब्लिक वेल्थ। कह रहे हैं इनका यूज जो है रिड्यूस करने के लिए इन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, लेकिन क्या इनका यूज रिड्यूस हो पाता है? और
और बढ़ जाता है जितनी महंगी। वाइडर टैक्स बेस, इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इवन स्मॉल ट्रांजेक्शन। स्मॉल ट्रांजेक्शन जैसे बताया हमने, 5 रुपए का पार्ले जी भी खरीद रहे हो तब भी जीएसटी लग रही है उस पर। सो मोर पीपल एंड अप पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एक अगर कहेंगे स्लम्प में रह रहा इंसान है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। डायरेक्ट टैक्स सब लोग पे नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो उस स्लैब में आते हैं वही लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में आप आए चाहे ना आए उन पर्सन को पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गुड्स अगर आप शॉप से खरीद रहे हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है। तो इसका टैक्स बेस देखें तो डायरेक्ट टैक्स से वाइडर है। आगे क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर, एवरीवन पेज द सेम रेट वेदर दे आर रिच और पुअर। हमने बताया स्लम्स में रह रहा है या फिर एक कोई बंगले में रह रहा है, दोनों सेम रेट से भरेंगे टैक्स। कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये अमीर है तो ये ज्यादा भरेंगे, गरीब है तो कम भरेंगे। दिस कैन बी अनफेयर टू पुअर पीपल, पुअर पीपल के लिए अनफेयर होता है, एज दे कैन स्पेंड अ लार्ज शेयर ऑफ हिज इनकम ऑन सच टैक्सेस। कह रहे हैं अगर उनकी 100 रुपए अपना एक्सपेंस कर रहे हैं वो दिन भर के, तो 100 रुपए में हैवी अमाउंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की होती है, जो कि थोड़ा सा अनफेयर कह सकते हैं। नो डायरेक्ट पिंच, सेलर के ऊपर कोई डायरेक्ट पिंच नहीं होता है, फाइनल तो कंज्यूमर ही बियर करता है। द सेलर डज नॉट फील द बर्डन बिकॉज दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम बायर एंड पास इट टू द गवर्नमेंट। मतलब सेलर क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो मिडल मैन होता है जो कि कंज्यूमर से टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। क्या उसकी जेब से टैक्स जाता है? द बायर पेज द टैक्स विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। बायर, आप इतने प्रोडक्ट दिन भर में खरीदते हैं, कभी रियलाइज करते हो यार इस पे टैक्स भी जा रहा है, फ्री का पैसा ही जा रहा है? रियलाइज होता ही नहीं, क्योंकि उसकी एमआरपी ही वही लिखी हुई है, आपको पे करना ही करना पड़ेगा। आप यही सोच के चलते इसका प्राइस ही यही है, सिंस इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इतना लिखते हो 7 पॉइंट्स, हमने 7 पॉइंट्स भी इसमें डाले थे, तो एक एक नंबर का 1 पॉइंट आई थिंक इनफ है। अगर ये 7 पॉइंट लिखे और थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया अगर जरूरत लगी, और लिखना ऐसे ही है, हेडिंग भी ऐसे लिखनी है, हेडिंग के नीचे से ऐसे ही स्टार्ट करना है। समझ रहे हो? इसके लिए कॉपी दिखाई थी तुमको कि 7 में 7 मार्क्स कैसे मिले, तो देखे रहना वो सब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक अगर हम मीनिंग की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होती है वो आपकी इनकम या फिर वेल्थ पे लगती है, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना भरते हैं, आपकी इनकम हुई, सैलरी इनकम हुई मान लो, तो आप तब भरेंगे जब आपकी सैलरी इनकम एक स्लैब रेट से ऊपर होगी। मान लो अभी अगर लेटेस्ट का लेके चले तो 12 लाख से ऊपर होगी, तो हमको आईटीआर भरने की नीड है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स ये पेड किया जाता है इनडायरेक्टली थ्रू द सेलर, सेलर के द्वारा पे किया जाता है, इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्ट बर्डन कस्टमर के ऊपर होता है। अगर देखा जाए प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जो रिच पीपल होते हैं वो ज्यादा पे करते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं वो कम पे करते हैं या फिर पे नहीं ही करते हैं। रिग्रेसिव, एवरीवन पे सेम रेट वेदर रिच और पुअर। अभी ऊपर बताया था फीचर्स में कि सभी लोग एक रेट से भरते हैं, चाहे वो स्लम में रहने वाला इंसान हो चाहे बंगले में रहने वाला इंसान हो। हाँ, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट, इसमें देखा जाए तो सेम पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगी है, जो स्लैब में आया है वही गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्ट जो करता है वो सेलर करता है। मतलब अगर देखोगे लग रहा है कस्टमर के ऊपर, जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? कंज्यूमर कस्टमर के ऊपर, लेकिन उसको पे कौन कर रहा है? सप्लायर। 1 पर्सन कलेक्ट, कौन कलेक्ट करता है? सप्लायर, बट समवन एल्स पेज। एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसमें जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पल है। कैन इजिली अवॉइडेड बाई हाइडिंग इनकम। अगर हम इसकी बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में मान लो पीजीबीपी इनकम है, तो पीजीबीपी इनकम में बैलेंस शीट वगैरह का पूरा खेल होता है। अगर आपने अपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए, इनकम कम दिखाई, लॉस आ गया, टैक्स पे करने की जरूरत है। इसमें अगर आप चाहें तो इनकम हाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। हमारा बिजनेस है, हम नहीं दिखाएंगे इनकम अपनी, बैलेंस शीट तो हम ही लोगों को बनवानी है, कंज्यूमर ही बनवाता है बैलेंस शीट अपनी। तो आज जो बताएगा, जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से उसकी बैलेंस शीट बनेगी, उस हिसाब के उससे एक्सपेंसेस डिसाइडेड होंगे।
तो ये इजिली अवॉइडेबल है, अवॉइड हो सकता है। ये अवॉइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राइस में ही इनबिल्ट रहता है, इंक्लूडेड रहता है। इन्फ्लेशन, हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कैन कॉज इन्फ्लेशन, अच्छा ये इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें रिच एंड पुअर पीपल वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आपके जीएसटी का रेट बढ़ेगा वैसे आपके प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बट कैन रिड्यूस हार्मफुल हैबिट, अगर देखा जाए तो हार्मफुल प्रोडक्ट वगैरह पे ज्यादा लगते हैं तो हार्मफुल हैबिट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये किताबी बातें हैं, हार्मफुल हैबिट्स रिड्यूस नहीं होती। जिसको करना ही करना है, जिसको मरना ही मरना है, वो 10 रुपए का अगर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट है वो खरीद के वो कंज्यूम करेगा, और अगर वो 100 रुपए का होगा तब भी कंज्यूम करेगा। हु पे एंड कलेक्ट, सेम पर्सन पे करता है टैक्स, जिसके ऊपर लगता है वही कलेक्ट करता है, वही पे करता है। कंज्यूमर पे करता है, लेकिन सेलर उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यहां पे देखोगे बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, सेम पर्सन के ऊपर लगता है, यहां पे देखोगे शिफ्ट हो जाता है सेलर टू। व्हेन पर्सन अनटैक्सेबल इनकम, मतलब ये कब लगता है, ट्रिगर कब होता है, जब एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम का मतलब जो बेसिक स्लेब्स होती है उसके ऊपर जाती है। यहाँ पे जब गुड्स एंड सर्विसेज आपके सप्लाई किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, तब आपकी जीएसटी लगती है। तो ये आपका डिफरेंस था। इतने पॉइंट हैं कि अगर इतने लिख दिए तो एग्जाम में 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हैं। वो ये बुक से अच्छा फॉर्मेट है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आएगा नहीं। ठीक है, इसको हमें अवॉइड कर रहे हैं। बैकग्राउंड ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। यूनियन स्टेट है, जो यूनियन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉज बनाती है। अब ये कुछ इंट्रीज हैं कि यूनियन की है, कुछ सेंट्रल की लिस्ट है और स्टेट की लिस्ट है। मतलब इन चीजों पे सेंट्रल का मतलब मोदी जी का डिसीजन चलता है, और यहाँ पे योगी जी का, आपने अगर यूपी में देखें तो योगी जी का चलता है। कुछ इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, सीएसटी है, और उसके बाद सर्विस टैक्स है, रेजिडुअल पावर्स है, इनमें सब में सेंट्रल चलता है। बाकी ये जो लिस्ट है, अच्छा इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बार पढ़ लेना है, बाकी 7 मार्क्स में ही नहीं आएगा। हाँ, एमसीक्यू में आ सकता है। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम कास्केडिंग इफेक्ट जो होती थी, टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था बिफोर जीएसटी। अगर हम एक रेगुलर क्लास में एक चार्ट बनवाए थे यहाँ पे ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया 100 रुपीज़ का, और उस पर टैक्स लगाया उसने मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़, तो गुड्स आपका 110 रुपये का हो गया। अब यहाँ से ये होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास एक गुड्स 110 रुपए का गया। अब इस पे ये कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा मान लो 10 रुपए, उसके बाद ये भी तो यहाँ पे भी तो जीएसटी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ये 10 रुपए वो भी इंक्लूडेड है इसमें। 100 रुपए तो कॉस्ट है और 10 रुपए प्रॉफिट है, टैक्स है। तो क्या टैक्स पे टैक्स लग सकता है? पहले लग जाता था लेकिन जीएसटी में नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे इसका क्रेडिट भी लेगा 10 रुपए का। तो ये गुड्स देखोगे 110 रुपए का हो जाएगा। ऐसे ये क्रेडिट थ्रू आउट मिलता ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स से मैन्युफैक्चरर इन गुजरात ए, मैन्युफैक्चरर है जो कि ए है, और डीलर जो है वो बी है, और सेल करते हैं सी। तो फ्रॉम ए टू बी मतलब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर समझ लो अगर। तो बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए था, इस पे एक्साइज ड्यूटी मतलब मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे हैं वो 12% लग रहे हैं, तो गुड्स का सेलिंग प्राइस हो गया 1,12,000 रुपए, और सीएसटी लग रहा है इस पे 2%, तो 1,12,000 पे 2% लग रहा है, जो कि सही है? नहीं सही है। अब जीएसटी आने के बाद ये चीजें खत्म होंगी, तो 1,14,240 ये फाइनल प्राइस है, जो कि 2% जो सीएसटी लगा है इसमें 12% भी इंक्लूडेड है, मतलब टैक्स पे टैक्स लग गया है। फिर बी टू सी गया, इसमें बी ने प्रॉफिट ऐड किया अपना 10,000, तो यही अमाउंट आपका 1,24,240 हो गया। अब अगर इस पे 12% का टैक्स लगाएं तो इस पे भी टैक्स लग रहा है, मतलब यहां भी टैक्स लगा है,
यहाँ भी टैक्स लगा है, इन दोनों को ऐड करके इस पे टैक्स 12% लग रहा है। देख रहे हो कितना मल्टीपल टाइम टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, जो कि गलत है। उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया गया है यहाँ पे। इसका सोल्यूशन क्या है? वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स होगा, बार बार टैक्स लगाने वाली झंझट से मुक्ति। तो अगर हम यहाँ का एग्जांपल देखेंगे, वही A to B है। यहाँ पे केवल एक टैक्स लग रहा है जीएसटी, जो कि 12,000 रुपए है 1 लाख पे, 1,12,000 का गुड्स हुआ। उसके बाद बी ने 10,000 का प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो गुड्स हुआ, प्राइस इसका 1,10,000 हुआ, मतलब इन्होंने ये जीएसटी इसका क्रेडिट दे दिया, समझ रहे हो, डायरेक्ट प्राइस ले रहे हैं। उसके बाद इस पे 12%, 13,200, तो फाइनल प्राइस आपका कितना हुआ? जो कि देखो यहाँ का प्राइस देखो और यहाँ का प्राइस देखो कहाँ गया, 1,39,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, समझ लो। तो अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, क्योंकि ये समझ लो कंज्यूमर जो गुड्स खरीद रहा है, मान लो 1 लाख रुपीज का, उस पर वो टैक्स पे कर सकता है। लेकिन वो कह रहा है पहले आपने 12% टैक्स लिया, मतलब 12,000, अब आप 1 लाख पे जो भी आगे टैक्स लगाना है फिर से लगाइए, लेकिन 1,12,000 पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 12,000 पे भी वो परसेंटेज आके कैलकुलेट होके हमारे में ऐड हो रहा है, वो गलत है वो। नो कास्केडिंग इफेक्ट, सिंस टैक्स क्रेडिट इज अलाउड एट एवरी स्टेज, टैक्स इज ओनली पेड ऑन द वैल्यू एडेड। जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं केवल उसी पे टैक्स पे। मान लो 1 लाख है, आगे आपने इसको कंज्यूमर को दिया गुड्स, तो जो 1 लाख रुपए है उसी पे आपको आगे भी टैक्स लगाना है। जो पीछे आप टैक्स लगा के आए हैं, मान लो 12,000 रुपए, उसको माइनस करने दिया जाएगा। समरी दी हुई है इसकी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे रखी है। जीएसटी काउंसिल, another most important question, जीएसटी काउंसिल। हु इज जीएसटी काउंसिल, मतलब हु इज का मतलब है इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि चेयरपर्सन होती हैं अपनी। मिनिस्ट्री इन स्टेट, जो फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मिनिस्ट्री होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट फाइनेंस के मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, मतलब हर स्टेट का एक एक बंदा होता है, समझ लो। रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या होते हैं? जीएसटी के रेट रिकमेंड करना, एग्जेम्पशन मतलब किन गुड्स पे जो है जीएसटी नहीं लगेगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो डिसाइड करना। थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कितनी लिमिट, जैसे हम लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था, टर्नओवर आपका 10 लाख 20 लाख या 40 लाख होगा, तब आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, एज केस में भी। एंड विच टैक्स टू बी मर्ज, कौन से टैक्स मर्ज हो जाएंगे, एक साथ लगेंगे। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट, मतलब स्टेट्स में, पूरे स्टेट में एक जैसा जो है जीएसटी के रेट्स वगैरह चल रहे हों। डिसीजन कैसे लिया जाता है जीएसटी काउंसिल का? एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, जो कोरम होता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, वही है कोरम आपका। तो कम से कम मोर देन हाफ होने चाहिए, मतलब 50% तो होने ही होने चाहिए, अदरवाइज मीटिंग नहीं हो पाएगी। डिसीजन जो होगा, डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ वोट। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75। 75 मतलब अगर लॉ की लैंग्वेज में कहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन टाइप का होना चाहिए। ऑल स्टेट अगर टुगेदर की बात करें तो 2/3 वोट होना चाहिए। सो फॉर एनी मेजर डिसीजन सेंट्रल प्लस एटलीस्ट 20 स्टेट मस्ट एग्री, मतलब अगर कोई भी डिसीजन बनाना है तो सेंट्रल एग्री होना चाहिए और 20 स्टेट आपके एग्री होने चाहिए। अब यहाँ पे आता है, वही चीजें आती हैं आपकी, जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, मेंबर कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, मतलब ये पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा रहे हैं। कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल 279A में दिया गया है, और ये सेक्शन भी याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर हम बात करें मेंबर कौन कौन से होते हैं, ऊपर जैसे थोड़ा समरी में लिखा हुआ था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके मेंबर होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर होते हैं, और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं आपके। हाँ, फंक्शंस क्या होते हैं जीएसटी काउंसिल के? द काउंसिल रिकमेंड टू द सेंट्रल एंड स्टेट, क्या रिकमेंड करता है जीएसटी काउंसिल? कि टैक्सेस एंड सरचार्ज कौन कौन से मर्ज होंगे जीएसटी में, मतलब कौन कौन से टैक्सेस मर्ज होके एक टैक्स जीएसटी लिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी
इंक्लूड और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन से टैक्सेस इंक्लूड होंगे जीएसटी में और किसको हम लोग हटा देंगे। जैसे हर साल चीजें कुछ ऐड होती हैं, कुछ लेस होती हैं। मॉडल कौन सा होगा जीएसटी का, जैसे जानते हो आप लोग अपने यहाँ डुअल मॉडल अडॉप्ट किया गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो वो मॉडल के बारे में बताया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये चीजें। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी बिजनेसेस के लिए, वेदर इट इज 10 लाख 20 लाख 40 लाख एज केस में भी। जीएसटी के रेट्स क्या स्पेसिफाई होंगे, स्टैंडर्ड रेट क्या होंगे, लोअर हायर रेट एंड रेट बैंड्स क्या होंगे। स्पेशल रेट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, कोई अगर पेंडेमिक आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कोविड-19 आया था, तो जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, उस कंडीशन में रेट कहां तक मिनिमाइज किए जा सकते हैं। स्पेशल रूल्स फॉर नॉर्थन स्टेट एंड हिल स्टेट, जैसे नैनीताल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ के लिए क्या स्पेशल रूल्स रहेंगे रिगार्डिंग टू जीएसटी। ऑल अदर इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, मतलब जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। इट आल्सो रिकमेंड व्हेन जीएसटी शुड बी अप्लाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी कब से लगेगी। करेंटली अगर देखा जाए तो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। आगे आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बचता है जो कि जीएसटीएन है। जीएसटीएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। अपनी जीएसटी की वेबसाइट होती है www.gst.government.in, खोल के हम क्लास में लिखा चुके हैं, मैराथन में नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जाके जीएसटी से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं आप कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद एनुअल फाइलिंग करवा सकते हैं, जितने भी जीएसटी से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारी इसी कॉमन पोर्टल पे आपके होते हैं। इट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये वेबसाइट बनाई गई है जो कि एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसमें किसी भी रुपए का किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चलता है कि आपको जीएसटी की वेबसाइट को चलाने के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे या फिर कुछ जो है एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड वेबसाइट होती है, इस पे जो भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होता है केवल वही आपको पे करना पड़ता है। Why we need GSTN? Because GST is a national wide, both central and state collected, so single IT system होना चाहिए जो कि पूरा डाटा रिक्वायर रजिस्टर कर पाए। जैसे जीएसटी की साइट है, इसमें करोड़ों लोगों का डाटा फीड होता है, कितने आपके रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनकी क्या क्या सेल है, उनकी क्या क्या परचेज है, सारी चीजें इसमें होती हैं। तो एक इसका आईटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, एक ऐसी साइट होनी चाहिए गवर्नमेंट की जो कि ये सारे डाटा को हैंडल कर पाए। ये इसका मेन काम क्या होता है, टैक्स पेयर को रजिस्टर करती है। रजिस्टर मतलब जब आप जीएसटी में अगर एलिजिबल हैं तो आप रजिस्टर्ड होंगे। कलेक्ट एंड सेंड रिटर्न टू द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब रिटर्न वगैरह कलेक्ट करती है। रिटर्न का मतलब आपकी डिटेल्स, सेल की क्या डिटेल है, परचेज की क्या डिटेल है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी वाइज डिवाइड होकर सेंट्रल और स्टेट में वो पेमेंट डिवाइड हो जाता है। मैच पेमेंट्स विद बैंक, पेमेंट बैंक के साथ मैच होता है आपका। सेटल आईजीएसटी बिटवीन स्टेट, मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मतलब आईजीएसटी लग रहा है, सॉरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका सप्लाई हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी का पैसा कलेक्ट हो जाएगा और वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो जाएगा बाद में। अलाउ क्लेम, जैसे कि आप आईटीसी लेते हैं गुड्स का तो आईटीसी के लिए क्लेम अलाउ हो जाएगा। रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्सल का मतलब अगर क्रेडिट ज्यादा ले लिया है तो आईटीसी रिवर्स हो जाएगी। रिक्लेम कर सकते हैं, अगर आईटीसी आपने क्लेम किया था और एक्सेस हो गया था फिर या कोई गड़बड़ी हुई है तो आप रिक्लेम कर सकते हैं। गिव रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जैसे तुम लोग सुनते होगे कि इस स्टेट ने इतना जीएसटी पे किया, तो ये एक गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाती है स्टेट वाइज कि कितना इस स्टेट से रेवेन्यू आया है जीएसटी से। Why does GSTN do? हेल्प टैक्स पेयर टू रजिस्टर, रजिस्टर उनको करता है, रिटर्न्स उनके फाइल करता है और जीएसटी ऑनलाइन पे करवाता है। प्रोवाइड्स ये एक यूनिक 15 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करता है। पैन बेस जो होता है इसमें 10 डिजिट आपके पैन की होती हैं। क्रिएट्स बैक एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टेट्स टू मैनेज जीएसटी, एक सॉफ्टवेयर देता है वही वेबसाइट जो कि जीएसटी के सारे काम को मैनेज कर सकते हैं। रन द मैचिंग इंजन फॉर आईटीसी क्लेम, जैसे हमने बताया था जीएसटीआर 1 भरोगे उधर जीएसटीआर 2 भी भरोगे परचेज और सेल के केस में। इधर आपने देखा कि हमने सेल की है, मतलब सेलर ने दिखाया कि हमने सेल की और आपका जीएसटी नंबर डाला
जो 15 डिजिट का है, आपके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट होगी कि आपने वहां से परचेज किया और उसका आप क्लेम ले सकते हैं। रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से बताया था हमने। प्रोवाइड MIS रिपोर्ट, जो मंथली स्टेटमेंट होता है उसकी पूरी रिपोर्ट देता है, जिससे गवर्नमेंट को एनालिसिस हो जाता है। वर्क विद इन्फोसिस, इन्फोसिस जानते होंगे कंपनी, उसके साथ ये काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इन्फोसिस डील करता है पूरा। एंड 70 GST सुविधा प्रोवाइडर्स। समझ में आ गया? नीड ऑफ जीएसटी, जीएसटी की क्यों नीड है? सबसे पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे जिनको हटा के एक टैक्स लाया गया। आईटीसी का सेट ऑफ नहीं हो पाता था, कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, जिसके बारे में अभी दिक्कत हुई। टैक्स आर्बिट्रेज, सीएसटी रेट्स वाज लोअर देन वेट मिसयूज्ड बाय बिजनेस, बिजनेस के द्वारा वेट वगैरह का मिसयूज होता था। डिफरेंट वेट लॉज, वेट के अगर देखा जाए स्टेट टू स्टेट डिफरेंट लॉज थे, कहीं पे कुछ लग रहा है कहीं पे, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट्स नहीं थे जीएसटी के। एंट्री टैक्स लगता था किसी भी बिजनेस में, जिससे कि हायर कॉस्ट आ जाती थी, इनएफिशिएंसीज आ जाती थी, इन्फ्लेशन वगैरह आता था। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, अगर हम बात करें बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए, इजी कंप्लाइंसेस होता है बिजनेस के लिए। ऑल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब जितना भी उनके सेल परचेज से रिलेटेड डाटा रहता है, टैक्स पेमेंट से रिलेटेड डाटा रहता है, कहें प्रूफ रहता है जितना, वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, कभी भी जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर वर्क ज़्यादा नहीं रहता है, उनको पेपर्स में काफ़ी चीज़ें रखनी नहीं पड़ती हैं, और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा रहती है, मतलब फ्रॉड वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। यूनिफॉर्म टैक्स रेट होते हैं, स्ट्रक्चर सेम जीएसटी अक्रॉस इंडिया, सेम रेट रहते हैं, वैट वगैरह की तरह अलग अलग सीएसटी तरीके अलग अलग चीजें नहीं लगती हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस एनीवेयर, मतलब इजी वे में आप बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी। इवन ये भी रहता है कि बिजनेस अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं और मतलब गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट बिजनेस के लिए निकाला है और जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है बिजनेस, तो ये माना जाता है बिजनेस आपका लीगल ही नहीं है कहीं कहीं पे, तो वो गवर्नमेंट वाले बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स, अगर देखा जाए तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है, जिससे कि जो हिडन कॉस्ट है वो हट जाती है। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, बिजनेस बिकम मोर एफिशिएंट, बूस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स, मर्जिंग ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, सीएसटी रिमूव। जैसे पहले क्या होता था कि जीएसटी आपकी एक स्टेट में लगी, दूसरे स्टेट में इंटर हो रही, फिर लगेगी जीएसटी, मतलब टैक्स लगेगा। इतने सारे टैक्स थे कि ट्रक अगर निकला है एमपी से तो यूपी तक आते आते 5-6 टैक्स लग जाएंगे। समझ रहे हो? आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो एक्चुअल जो टैक्स गुड्स पे मान लो किसी का 18% लग रहा है गुड्स या सर्विसेज पे, तो 18% ही गवर्नमेंट को जाएगा। थ्रू मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर जो होल प्रोसेस होता है उसमें 18% से ज्यादा टैक्स नहीं जाएगा उस गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो वैल्यू उस पे ऐड होती जाएगी उस पे टैक्स ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर कहो कि हर स्टेज पे 18 जाए, वो नहीं जाएगा, उसका क्रेडिट मिलता रहता है। इंडियन गुड्स बिकम चीपर एंड मोर कॉम्पिटेटिव ग्लोबली, इतने सारे टैक्सेस इंडिया से बाहर निकलते निकलते लगा देते थे कि वो गुड्स महंगा हो जाता था, जो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाता था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कई देशों में टैक्स ही नहीं है, कई देशों में टैक्स बहुत कम है, तो उनके गुड्स एंड सर्विसेज काफी सस्ती होती थी, तो इंडिया कम्पीट ही नहीं कर पाता था, लेकिन अब कर पाता है। फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर देखा जाए इनके लिए सिंपल एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर देखा जाए चीजों को स्ट्रक्चर वे में रख दिया, एक जीएसटी, एक इसकी काउंसिल बना दी, मैनेज करना आसान है, वन नेशन इंस्टेंट ऑफ मेनी, वन टैक्स इंस्टेंट ऑफ मेनी, ईजर टू मैनेज विद आईटी सिस्टम, better control on tax leakage, seamless ITC create on इन बिल्ड कंप्लाइंस मैकेनिज्म, अगर देखा जाए कंट्रोल टैक्स लीकेज वगैरह पे ज्यादा हो गया, हायर रेवेन्यू एफिशिएंसीज हो गई आपकी, बूस्ट टू मेक इन इंडिया, लोग इंडिया में गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिए, इंडियन गुड्स सर्विसेज बिकम कॉम्पिटेटिव एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल, हमने बताया
टैक्स रेट कम हुए तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स को ले जाना, सर्विसेज को ले जाना लोगों ने स्टार्ट किया। कंज्यूमर के लिए क्या है, सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्स है, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है कि हमको कितना पे करना है। अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको पता है इस पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन, अगर देखा जाए एफिशिएंसी लीकेज कम है तो चीपर एंड गुड्स एंड सर्विसेज मिली, जैसे कि कंज्यूमर को टैक्स वगैरह कम पे करना पड़ेगा। अगर देखा जाए पुराने जीएसटी में और नए जीएसटी में, जीएसटी का जो टैक्स का पेमेंट है वो कम हो गया है, समझ लो। आगे अगर बात करें साइलेंट फीचर्स हैं कुछ इसके, 6 साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अच्छा ऊपर जो हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे वो इनडायरेक्ट टैक्स के थे, ये जीएसटी के। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज मत हो, इनडायरेक्ट टैक्स के और जीएसटी के फीचर्स, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जीएसटी। अगर आप जो है जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, अगर गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स को ले रहे हैं, आपको मिल रहा है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लिवाइड एट एवरी स्टेज एंड द वैल्यू एडिशन, जब आप वैल्यू ऐड करेंगे उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। बट फाइनल बर्डन ऑन द इंड कंज्यूमर, फाइनल बर्डन जो होगा वो इंड कंज्यूमर पे ही आएगा। रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, रेवेन्यू उसी स्टेट को जाएगा जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रही हैं। अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा, तो दोनों आपके स्टेट में डिवाइडेड हो जाएगा। नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, वन नेशन वन टैक्स, ये तो पता ही होगा। जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के, मतलब जे एंड के भी इसमें इंक्लूड होता है। एस्टिमेट्स मल्टीपल टैक्सेस, लाइक एलिमिनेट कर दिया मल्टीपल टैक्सेस जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स हैं जिनकी लिस्ट अभी दे देंगे। मेक द इंडिया मेक यूनिफाइड फॉर सीमलेस डुअल जीएसटी मॉडल है, मतलब बताया हमने दोनों सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लिवाई करते हैं टैक्स एक साथ। अगर हम लोग इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लग सकता है। अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आईजीएसटी लगता है, जो कि सेंट्रल कलेक्ट करके बाद में डिवाइड करता है उसको। आगे अगर हम बात करें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल क्या है, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाता है और उस पर आईजीएसटी प्लस कस्टम लगता है। जैसे हम लोग कस्टम में पढ़े थे वैल्यूएशन में, वहां पे आपकी कस्टम ड्यूटी भी लग रही थी और नीचे जाके आईजीएसटी भी 12 और 18% लग रही थी बार बार। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नॉर्मली जीरो रेटेड होता है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं रहता है। अगर टैक्स उस पर कोई किसी किसी गुड्स पे लगता भी है तो उसका आईटीसी वगैरह वो लोग रिफंड कर सकते हैं, अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रेट, स्टैंडर्ड रेट जो जीएसटी के होते हैं वो आपके 5%, 6%, आपका 12%, 18%, 28% ऐसे होते हैं। जो सेस वगैरह होता है वो एक्स्ट्रा लग्जरी गुड्स पे, जैसे कि आपका पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, इन पे एक्स्ट्रा लगता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मैकेनिज्म, क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड ऑन द परचेजेस कैन बी यूज अगेन टैक्स ऑन द सेल्स, मतलब जो आपने परचेज किया उस पर आपको जो क्रेडिट मिला वो सेल पे आप यूज कर सकते हैं। अब इस यहाँ पे मैनर दिया है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, जो हम लोग आईटीसी में भी पढ़ते हैं। अगर आपका आईजीएसटी है, इसको अगर आप छोड़ दें अभी तो हम आईटीसी अभी जब रिवाइज कराएंगे तब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हों अगर याद होगा, स्कैनर वगैरह में अपने भरे पड़े। अब यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ बचा है हमारा कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हाँ कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी में। ये हैं आपके।
अच्छा, ये याद करने हैं आपको कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं। कुछ आपके सेंट्रल लेवल पे हैं और कुछ स्टेट लेवल पे हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये लिस्ट याद ही करनी है आपको मेनली। यहाँ पे आपका 14 मार्क्स जो होते हैं 6 का ए और 6 का भी कवर हो चुके हैं, समझ रहे हैं। और आई थिंक अभी हमारे हिसाब से 30 मिनट्स या 35 मिनट्स हुए होंगे। क्या अभी बता रहे हैं, कॉपी थी, रुक जाओ, लेट आए हो